Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Today we are going to start chapter 10, Sound. Anyone want to read? मैं करूँ आकृति राय? Okay, read it. Yes, ma'am. Chapter 10, Sound 10.1. We hear different sounds around us. For example, the bed, sleeping, clouds, and of bicycle, etc. We also hear the loud sound of an empty metal and slight falling. We are familiar with the middle sound of the harmonium. We don't like when everyone in the class starts speaking. Usually, it is clear from the above example that some sound are low and some are loud. Some sound are pleasant to the ears and some are not. Let us try to find how sound in product, how we hear Okay, material. stop. Okay, ma'am. We hear different types of sound around us. For example, the school bell. आपने अपने चारों तरफ अपने आसपास बहुत सारी आवाज सुनी होंगी. साउंड का मतलब होता है आवाज, ध्वनि. ठीक है, आप अपने आसपास बहुत सारी आवाज सुनते होंगे, बहुत सारी अलग अलग तरह की आवाज सुनते होंगे, जैसे कि स्कूल बेल हो गया है ना, स्कूल की घंटी की आवाज, चिरपिंग बर्ड्स पक्षियों के चहचहाने की आवाज, थंडरिंग क्लाउड्स मतलब बादलों की गरजने की आवाज, और गाड़ियों की आवाज. इस तरह से अलग अलग आवाज आपने सुनी होगी, सुनते ही रहते हैं. ठीक है, वी ऑल्सो हियर द लाउड साउंड ऑफ एन एम्प्टी मेटल यूटेंसिल्स फॉलिंग. इसी तरह से जब कभी अचानक बर्तन, खाली बर्तन गिर जाता है तो उसकी भी आवाज आती है, जोर सी आवाज आती है. वी आर फैमिलियर विद द मेलोडियस साउंड ऑफ द हारमोनियम. इसी तरह से आपने हारमोनियम की मधुर ध्वनि भी सुनी होगी. मेलोडियस होती मधुर ध्वनि. ठीक है, तो हारमोनियम का जो आवाज होता है वो मेलोडियस होता है. We don't like when everyone in the class start speaking simultaneously. इसी तरह से अगर क्लास में सभी लोग एक साथ बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, सब एक साथ बोलते हैं, तो वो आवाज हमें अच्छी नहीं लगती, वो हमें पसंद नहीं आता है. It is clear from the above example that some sounds are low and some are loud. तो इन सब एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आया कि कुछ जो आवाज होती है वो लो होती है, बहुत धीरे होती है, और कुछ जो आवाज होती है वो बहुत तेज आवाज होती है. Some sound are pleasant to the ears and some are not. कुछ जो आवाज होती है वो हमें अच्छी लगती, प्रेजेंट मतलब जो आपको अच्छी लगे, मनोहर लगे. ठीक है, कुछ आवाज आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कुछ आवाज जो होती है आपको बिल्कुल भी सुनने का मन नहीं करता, आपको पसंद ही नहीं आता. Let us try to find out how sound is produced and how we hear it. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और हम उसे कैसे सुनते हैं. ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1. ओके मैम. दीप्ति साहू रीड कीजिए. Yes, ma'am. Material required: school bell, hammer, running the school bell with the harmonium. With the hammer. Hammer. When you hear the sound मैम ये क्या लिखा है? Touch the bell gently. Touch. Touch the bell gently with your hand. You You could certainly feel the vibration. Did the vibration stop on your Touching the bell. touching
touching the bell. Can you see can you think Can you hear still the hear? sound? Can you still hear the sound? ओके ओके, एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, हैमर लेना है, हैमर मीन्स हथौड़ी लेना है और उसको स्कूल का जो बेल है, स्कूल की जो घंटी होती है उस पे आपको मारना है, ठीक है। मारने वाली जो बेल होती है ना, वो वाला बेल पे हमको उसको हैमर को मारना है, ठीक है। Yes, ma'am. When you hear the sound, touch the bell gently with your hand. जब आप बेल की आवाज सुनिए, जैसे ही आप हथौड़े से उस बेल को मारते हैं, जैसे ही आप साउंड को सुनते हैं, आप धीरे से हल्के हाथों से उस बेल को टच करेंगे, ठीक है। यू वुड सर्टेनली फील द वाइब्रेशन। जब आप बेल को टच करते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील होता है, मतलब कंपन फील होती है, वो धीरे धीरे ऐसे हल्का हल्का वाइब्रेट हुए जैसे लगता है आपको, ठीक है। डिड द वाइब्रेशन स्टॉप ऑन योर टचिंग द बेल? क्या आपने बेल को टच किया तो वाइब्रेशन स्टॉप हो गया? क्या वाइब्रेशन होना रुक गया? कैन यू No, स्टिल ma'am. हियर द साउंड? क्या अभी तक आपको आवाज सुनाई दे रही है? बताइए, अगर आप वाइब्रेट होते हुए बेल को टच करेंगे तो क्या आपको क्या वो वाइब्रेशन रुक जाएगा और आवाज आने बंद हो जाएगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, ओके। हाँ, ठीक। तो अभी हम फिर एक एक्टिविटी देखते हैं, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और हम इसे कैसे सुन पाते हैं। ओके, दृष्टि रीड कीजिए। Yes, ma'am. Activity 2. Materials required. Turning fork, rubber pad. Hit one arm of a turning fork, figure 10.2, on the pad of hard rubber. Bring it near your ear and hear the sound. Watch its prongs carefully. Can you see them vibrating? Now touch the turning fork. You would observe that on touching the fork, the vibrations stop and we cannot hear the sound. When we are speaking, we can feel the vibration on touching our throat. From the above activities, it can be seen that vibrating objects produce sound. When we touch vibrating objects, they stop vibrating and the sound is also not heard. In some situations, these vibrations can also be easily seen, but in most cases, they are too minute for us to see. मैम हो गया. ओके, एक्टिविटी 2 आपको क्या लेना है, इसमें ट्यूनिंग फॉर्क लेना है और रबर पैड लेना है। रबर का एक मोटा पैड लेना है और ट्यूनिंग फॉर्क जिसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि फिगर 10.2 में दिखाया गया है। हिट वन आर्म ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क 10.2 ऑन द पैड ऑफ हार्ड रबर। आपको क्या करना है, जो ट्यूनिंग फॉर्क आपने लिया है उसे आपको रबर के पैड पे हिट करना है, मारना है, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क का वन आर्म का। Good morning, ma'am.
मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम इज म्यूट। ओके, एक्टिविटी 2 में आपको क्या लेना है, ट्यूनिंग फॉर्क लेना है, रबर पैड लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ट्यूनिंग फॉर्क आपने लिया है उसका 1 आर्म, जैसे कि फिगर में दिख रहा है 2 आर्म है, ठीक है, 1 आर्म को आपको रबर पैड के ऊपर हिट करना है। ब्रिंग इट नियर योर ईयर एंड हियर द साउंड। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही आप हिट करेंगे आप अपने कानों को उस रबर पैड के पास ले जाएंगे और सुनने की कोशिश करेंगे। वॉच इट्स प्रॉन्ग केयरफुली, और उसके जो प्रॉन्ग्स हैं, उसकी जो शाखाएं हैं, ठीक है, उसको आपको ध्यान से देखना है। जैसे ये प्रॉन्ग्स दिखाई दे रहे हैं, उसके जो आर्म्स हैं उसको आपको ध्यान से देखना है। कैन यू सी देम वाइब्रेटिंग, क्या आपको ये वाइब्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं? जब आप उसको हिट करेंगे रबर पैड को तो वाइब्रेट होते हुए नजर आएंगे ना, उसके जो प्रॉन्ग्स हैं दिखेंगे। यस मैम। आप किसी भी चीज यस। को हिट करते हैं तो वाइब्रेट होता है वो। नाउ टच द ट्यूनिंग फॉर्क, अब आपको क्या करना है, वो ट्यूनिंग फॉर्क को टच करके देखना है। यू वुड observe that on touching the fork the vibration stop and we cannot hear the sound। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे ही आप फॉक को टच करते हैं वाइब्रेशन होना स्टॉप हो जाता है और साउंड भी आनी बंद हो जाती है। When we are speaking we can feel that vibration on touching our throat। इसी तरह से जब आप बात करते हैं, जब आप बोलते हैं और आप अपने गले को छूते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील होता है। यस मैम। From the above activities, it can be seen that vibrating object produce sound। इस तरह से इन सब एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। जब कोई भी चीज वाइब्रेट होती है तब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। When we touch vibrating object, they stop vibrating and the sound is also not here। इसीलिए जब आप वाइब्रेटिंग होते हुए ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो वाइब्रेट होना बंद हो जाता है और साउंड आनी बंद हो जाती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही वाइब्रेट होना बंद हो जाएगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? नो मैम। No. In some situations, this vibration can also be easily seen, but in most cases, they are too minute for us to see। मतलब कुछ कुछ केसेस में वाइब्रेशन आपको इजीली दिख जाता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में वाइब्रेशन आपको थोड़ी देर के बाद में दिखाई देता है, तुरंत दिखाई नहीं देता, थोड़ी देर के बाद में दिखाई देता। ओके मैम। ओके मैम। यस। मैम वाइब्रेटिंग मतलब क्या होता है? फोन को वाइब्रेट होते हुए देखा है? कंपन होना, जब आप किसी चीज को पीटते हैं, ठीक है, करके देखेंगे। ओके मैम। Okay, the next is एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। यहाँ पर देखिए साउंड के अंडर आता है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। सो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कंपन मोशन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। वी नो दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर आप प्रीवियस क्लास में देखेंगे, ठीक है, मतलब आपने क्लास 6-7 अगर आपने पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसमें आपने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टू एंड फ्रो मोशन होता है मीन पोजीशन के बारे में, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में जब क्वेश्चन करूंगी तब आप लोग कल बताएंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके ओके, देन एक्टिविटी 3 हम देखते हैं। एक्टिविटी 3 के लिए हम मटेरियल लेते हैं, स्केल और स्पोक ऑफ ए बाइसिकल। कोई रीड करना चाहता है? मैम मैं कर दूं रीड? नो बेटा, आपने रीड किया था ना अभी। मैम कौन सा? कौन सा पढ़ रहे हैं हम अभी? मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो समझ में आ रहा है? कहाँ पर आए हैं? मैम 10.2। एक्टिविटी 3 रीड कीजिए।
मैम मैं रीड करूँ निपुण कुमार। ओके निपुण, रीड कीजिए। Yes, ma'am. Material required activity scale or scoop of a bicycle. End of a scale or of the spoke of a bicycle at the corner of a table and press it hard on the table. Let the other end be outside the table and not resting on anything. Press this end downwards and release it, start vibrating and produce sound. Now repeat this experiment with different length length of the free end of the scale or spook. Here the motions of scale or spook is oscillatory. Spook moves up and down and vice versa and keep oscillating for something. ओके स्टॉप। एक्टिविटी 3, जैसे कि एक्टिविटी 3 में दिखाया गया कौन कौन सा मटेरियल आपको लेना है, स्केल या फिर स्पोक लेना है। बाइसिकल का जो स्पोक होता है, साइकिल का जो स्पोक होता है वो ले सकते हैं या फिर स्केल ले सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक टेबल में स्केल या स्पोक आपने जो भी लिया है उसको एक टेबल पर रखना है। ऐसे रखना है कि उसका एक एंड जो हो वो टेबल पर हो इस तरह से, और दूसरा एंड जो हो वो टेबल से बाहर हो, ठीक है। देन let the other end be outside the table and not resting on anything. Press this end downwards and release it. आपको क्या करना है, जो दूसरा एंड जो है जो कि टेबल से बाहर है ना, उसको क्या करना है, प्रेस करना है, दबाना है। प्रेस करके नीचे की तरफ आप प्रेस करेंगे और उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस साउंड। इससे क्या होगा, जैसे ही आप उसको प्रेस करके छोड़ेंगे वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसमें से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा। होगा ऐसा? आपने कई बार किया भी होगा, है ना। नाउ रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट लेंथ ऑफ द फ्री एंड ऑफ द स्केल और स्पोक। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आपको बार बार रिपीट करना है, लेकिन आपको लेंथ को अलग अलग करना है। जैसे लेंथ आपको कभी आपने कम कर दिया, ये लेंथ को आपने बढ़ा दिया, ठीक है। Here the motion of scale और spoke is oscillatory। क्या यहाँ पर स्केल का जो मोशन है या फिर जो स्पोक है वो आपको ऑसिलेट होता हुआ दिखाई देगा, कंपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, वाइब्रेट हो रहा है ना। Yes, ma'am. moves up and down and vice versa and keep oscillating for some time। स्पोक जो होता है ये स्केल जो भी आपने लिया है, जब आप उसको प्रेस करते हैं वाइब्रेट होता है तो वो बार बार ऊपर नीचे ऐसा होने लगता है, अप एंड डाउन होने लगता है, ठीक है। और जब वो अप एंड डाउन होता है, ऑसिलेट होता है, ठीक है, और उसमें से साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आकाश पटेल अपना माइक म्यूट कीजिए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी। The next topic is amplitude। ओके, तो रीड कर रहा है। जपचोत। Yes, ma'am. रीड कीजिए। Yes, ma'am. Amplitude, when scale or spoke goes to the position B from its mean position A and returns back to mean positive A via position C, then we call it one vibration or one oscillation. The maximum displacement of the spoke or the scale up to B or C from the mean position A is called amplitude of the vibration.
the distance from A to B and from A to C is equal. By applying a small or a large force, we can increase or decrease the amplitude. Yes, ma'am. Amplitude. When a scalar spoke goes to the position B from its mean position A and return back to mean position A via position C. देखिए, जो स्पोक होता है जब आप उसको वाइब्रेट कर, जब उसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए पोजीशन, ये ए पोजीशन से बी पोजीशन में आएगा, फिर बी पोजीशन से ए पोजीशन से होते हुए ये सी पोजीशन में जाएगा इस तरह से। Yes, ma'am. देखिए ए से बी पोजीशन में आता है, देन बी पोजीशन से वापस ये रिटर्न बैक होता है और ए पोजीशन से होते हुए सी पोजीशन तक जाता है। ओके, तो जब ये ए से बी और बी से सी तक जाता है, ए से बी में आता है और बी से ए से होते हुए सी पोजीशन तक जाता है, तब हम इसको वन ऑसिलेशन कहते हैं, वन वाइब्रेशन या फिर वन ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. The maximum displacement of the spoke or the scale up to B or C from the mean position B A is called the amplitude of the vibration. इसी तरह से देखिए यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है A से B और B और A से C, A से B और A से C के बीच में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन क्या कहेंगे हम उसे? Amplitude by maximum. एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। Amplitude Okay. the vibration. द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी इज इक्वल। अब यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस होता है ए से बीच का, ए से बी तक और बी से सॉरी ए से बी और ए से सी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दोनों का इक्वल होता है। बाय अप्लाइंग अ स्मॉल और लार्ज फोर्स वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। आप इसमें कम या ज्यादा फोर्स लगाकर इसके फोर्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ओके, Yes, ma'am. सॉरी मतलब फोर्स को कम या ज्यादा लगाकर इसके एम्पलीट्यूड को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है चलिए देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। मतलब एक सेकंड में जितना ऑसिलेशन होता है, जितना वाइब्रेशन होता है, एक सेकंड में जितनी बार वाइब्रेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन ऑसिलेशन पर सेकंड और इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर किया जाता है? ऑसिलेशन पर सेकंड या फिर हर्ट्ज में। हर्ट्ज इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। द यूनिट हर्ट्ज हैज बीन नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट हेनरिच रडोल्फ हर्ट्ज एज मार्क ऑफ रेस्पेक्ट। ये जो हर्ट्ज था, ये जो यूनिट दिया गया था फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए, वो साइंटिस्ट हेनरिच रडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर दिया गया था, उनके रेस्पेक्ट में दिया गया था। ठीक है, if an object oscillate 10 times in 1 second then its frequency will be 10 oscillation per second और 10 hertz। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 1 सेकेंड में 10 टाइम ऑसिलेशन करता है, 10 बार वाइब्रेट होता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होगी? 10 ऑसिलेशन पर सेकेंड या फिर 10 हर्ट्ज होगी। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं टाइम पीरियड। The time taken by a vibrating object to complete one oscillation। अभी हमने one oscillation पढ़ा। Yes, तो ma'am. देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसको वन ऑसिलेशन के लिए जितना टाइम लगता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो उसे अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे ही हम टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड को किसमें मेजर किया जाता है? सेकंड्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड को किसमें मेजर किया जाता है? Second. सेकंड में मेजर किया जाता है। ठीक, इसका फॉर्मूला भी होता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है इसका फॉर्मूला। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज द फॉलोइंग। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन को बताया गया है। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन बताया गया है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला? 1 upon time period. 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड? किसी भी ऑब्जेक्ट से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? मैम वाइब्रेट हो वाइब्रेट होती है। ठीक है। व्हेन वी रिंग अ साइकिल बेल विथ वन हैंड व्हाइल होल्डिंग इट विथ अदर, अगर हम साइकिल के बेल को एक हाथ से होल्ड करके रिंग करते हैं, ठीक है, देन इट साउंड इज नॉट हियर्ड क्लियरली, तो उसकी जो साउंड होती है, अगर आप एक हाथ से जो साइकिल का जो घंटी रहता है ना, उसको एक हाथ से दबा दीजिए, ठीक, बंद कर दीजिए, और उसको आप दूसरे हाथ से फिर आप बजाने की कोशिश करते हैं, तो उसकी वॉइस क्लियरली सुनाई नहीं देती है, नहीं देती है। नो मैम हाँ, नो क्योंकि उसमें मीडियम नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया उसका आंसर हम आगे अभी पढ़ेंगे। मीडियम की जरूरत होती है, किसी भी साउंड के लिए मीडियम की भी जरूरत होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज 20 हर्ट्ज, किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज है। तो इससे आपको क्या समझ आता है? क्या समझ आता है बताइए। अभी हमने पढ़ा ना फ्रीक्वेंसी के बारे में। An object completes 10 oscillation in 10 seconds, 20 oscillation in 10 seconds. Find its frequency and time period. Okay, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया उसमें आपको कोई डाउट है? नो मैम ठीक, तो मैं यहीं तक पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। आगे मैं कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, और जो प्रीवियस क्लास के नोट्स मैंने सेंड किए हैं उसको आप लोग चेक करवाएंगे आज। ठीक है। ओके मैम।